हेलो एंड वेलकम टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। आई एम मयूरी जोशी और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हमारी फर्स्ट एमसीक्यू क्लास है, एमसीक्यू क्लास 1। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उसमें आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो ये पता चलेगा आपको कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। आफ्टर आर 2 क्लासेस जो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं उनको जाकर चेकआउट करिए। उसमें से ही एमसीक्यू क्लास 1 मैंने प्रिपेयर करी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज योर एमसीक्यू 1। एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। इसका आंसर क्या होगा बताइए। फोरकास्टिंग होगा, चेंज इन अकॉर्डिंग टू टाइम होगा, बोथ होगा या नन होगा। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। वीडियो पॉज करके यू कैन टेल द आंसर। बाद में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे करते हैं एनालिसिस हम पॉलिसीज का? फोरकास्टिंग के बेस पे भी करते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइम भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ होगा, बोथ बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बिजनेस पॉलिसीज पहली बात तो स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक मतलब रिजिड नहीं होती, फिक्स नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, चेंज होती रहती, कंटिन्यूसली रिव्यूड एंड एनालाइज। तो फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है। तो इसको फोरकास्ट कर सकते हैं पहले से कि ये चेंजेस आ सकते हैं। फोरकास्टिंग ये हेल्प करता है फ्रेम करने में, रिव्यू करने में पॉलिसी, और फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने में हेल्प करता है फोरकास्टिंग। और चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा था। ये फिक्स नहीं होता, रिजिड नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। तो ये चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन सब चेंज हो सकता है, चेंज ओवर टाइम। इसलिए बिजनेस पॉलिसीज भी अपडेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, जो भी चेंजेस होते रहते हैं एनवायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में। तो हेंस क्या होगा? पॉलिसी एनालिसिस डिपेंड ऑन बोथ। दोनों ही इसके ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का? कि डायनामिक होता है। हमने क्लास 1 में पढ़ा था, ये मैंने जब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया था, उसी में फर्स्ट लाइन थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। तो पॉलिसीज कैन नॉट ड्रिवन, परमानेंट नहीं हो सकती, उनको रिव्यू करना पड़ेगा रेगुलरली, और एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, फोरकास्टिंग करते रहनी चाहिए मार्केट डिसीजन के अकॉर्डिंग। तो मैनेजर इसको किस तरीके से देखते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और पेस्ट एनालिसिस करते हैं। तो इसकी मेमोरी टिक क्या होगी? फ्यूचर प्लस चेंज इज इक्वल टू बेटर पॉलिसी। ये एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। फ्यूचर का मतलब होता है फोरकास्टिंग, और चेंज का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। पॉलिसी एनालिसिस इज इक्वल टू फोरकास्टिंग प्लस चेंज ओवर टाइम। तो ऐसे आप लिख के इसको इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का ट्रिक होती है, तरीका होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। एमसीक्यू 1 आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो। पॉज करके आंसर लिखो अपनी कॉपी में, और फिर लास्ट में देखना कितने सही गए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने एमसीक्यू सही गए आपके। कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एबिलिटी? इसमें से कौन सा पार्ट है कॉम्पिटेटिव एबिलिटी को डेवलप करने का? प्रोडक्ट क्वालिटी है, इग्नोरेंस ऑफ कॉस्ट, लीज कंज्यूमर प्रेफरेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज? अगर कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे तो कॉम्पिटेटिव कंपटीशन में कैसे हम लोग खड़े हो पाएंगे? लीज कंज्यूमर कंज्यूमर को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो कैसे हो पाएंगे? तो ये इसका आंसर होना चाहिए ए। देखते हैं इसका आंसर। सही है, इसका आंसर होता है ए। तो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट को जितनी क्वालिटी रखेंगे प्रोडक्ट की, उतना हम लोग कंपटीशन में स्टैंड कर पाएंगे, दूसरों से अलग हम स्टैंड करेंगे मार्केट में, और लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा। जितना क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, जितना क्वालिटी ऊपर जाएगी, उतना प्रोडक्ट की सेल भी ऊपर जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू compete सक्सेसफुल इन द मार्केट। ठीक है, सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करना है कस्टमर को, ये इसका टू इट्स कंपटीटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। जैसा मैंने बोला, जितना अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, उतना ज्यादा कंपटीशन में बना रहेगा वो प्रोडक्ट।
बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलता है? जब वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, बेटर कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करती है, इनोवेशन लेके आती है अपने प्रोडक्ट में हर बार, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कम हो, गोल ही यही होता है, कॉस्ट कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो। एक्चुअली ये गोल होता है, कॉस्ट कम हो, फिर से लिख देते हैं इसको, ये होता है कॉस्ट कम होनी चाहिए, सेल ज्यादा, मतलब जो बिक्री है वो ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, ये गोल होता है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी इज वन ऑफ ओनली फैक्टर दैट स्ट्रेंथन्स अ फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। अब देख कुछ मेजर सोर्सेस पढ़ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के। प्रोडक्ट क्वालिटी होता है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, इफेक्टिव मार्केटिंग, ब्रांड इमेज, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द क्वालिटी, इग्नोर्स कॉस्ट, नेग्लेक्ट्स कस्टमर वीकनेस, ये सब नहीं होता है इसमें। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? QCC, मतलब क्वालिटी, कॉस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसे इसको याद रख सकते हो इस आंसर को। इसलिए मैंने जितना हो सका है उतनी मेमोरी ट्रिक मैंने देने की कोशिश की है आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि एक MCQ जब हम पढ़ते हैं, जब MCQ एक सॉल्व करते हैं, उसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अपने आप ही। इसलिए मेन रीजन होता है MCQ क्लास लेने का, जिससे स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये MCQ क्लास को कभी लीव नहीं करना है आपको, MCQ क्लास सारी लेनी है, लेनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग टेक्स बर्थ इन विच सिचुएशन, पीरियड, कंट्री एंड सर्वाइव थ्रू आउट हिज लाइफ इज नोन एज, इट्स क्या बोलते हैं इसको? सोसाइटी बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, कि नन ऑफ दीज बोलते हैं? आंसर करिए इसको, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनवायरमेंट। तो ह्यूमन बीइंग जहाँ पे उसका बर्थ होता है, जहाँ पे जिस भी सिचुएशन में वो पैदा होता है, जिस भी काल में वो पैदा हो रहा है, जिस भी देश में वो पैदा हो रहा है और वो सरवाइव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट बोलते हैं। इसको फैमिली नहीं बोलेंगे, सोसाइटी नहीं बोलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब वातावरण, जिस किस वातावरण में वो रह रहा है उसका, एनवायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है एक किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के ऊपर या उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, ठीक है। तो एनवायरमेंट जैसा कि आपको पता ही है, टोटल सराउंडिंग्स, जितनी भी सराउंडिंग्स है उनका टोटल, और कंडीशंस, जब जहां एक पर्सन पैदा होता है, जहां वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, लिव, जहां उसकी एजुकेशन होती है, ये सब चीजें। इसमें सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को, कि फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इमोशनल डेवलपमेंट, सब चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो जब क्वेश्चन मेंशन करता है क्या सिचुएशन, तो सिचुएशन में क्या आ गया? सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। पीरियड में क्या आ गया? हिस्टोरिकल, कब वो पैदा हुआ है, डिजिटल एज में पैदा हुआ है या फिर पुरानी इंडस्ट्रियल एज में पैदा हुआ है। कंट्री मतलब जोग्राफिकल पॉलिटिकल सेटिंग क्या है, और एनवायरमेंट मतलब, करेक्ट आंसर क्या है? एनवायरमेंट। मेमोरी ट्रिक क्या है? जब सारी चीजें पूछी गई है तो इसका मतलब क्या हो गया? एनवायरमेंट की बात चल रही है। एवरीथिंग अराउंड मी इज इक्वल टू एनवायरमेंट, ये जो है ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, मेमोरी ट्रिक्स। ये बहुत हेल्प करती है एग्जाम में, एग्जाम टाइम में। पूरा पूरा सिलेबस थोड़ी रीड कर लेंगे एग्जाम टाइम में, ये ऐसी ही चीजें पढ़नी होती है लास्ट में, जो हमने अपनी रिवीजन नोटबुक में नोट करी है, रिवीजन नोटबुक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? A business environment is formed by those institutions and powers on which business has dash control. बिजनेस का क्या कंप्लीट कंट्रोल हो सकता है किसी भी चीज पे? पहली बात तो ये बताओ, क्या एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे, एक्सटर्नल चीजों पे बिजनेस का कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंटरनल पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इंटरनल पे हो सकता है, एक्सटर्नल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नो। बिजनेस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, ठीक है ना। इज फॉर्म बाय दोज इंस्टीट्यूशन एंड पावर्स, जिसपे बिजनेस का नो कंट्रोल होता है, नो कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा नो कंट्रोल, ठीक है।
देखा, मैंने कहा था कि सारे एक्सटर्नल चीजें आ गई इसमें, फोर्सेस फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, पर आउटसाइड होते हैं, उसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसमें क्या क्या आता है, कॉपी में नोट कर लेना। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फोर्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, लीगल रेगुलेशन, इंटरनल इंटरनेशनल एनवायरमेंट हो गया। तो बिजनेस में बी इन्फ्लुएंस बाय दीज फैक्टर्स, ठीक है, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बट दे कैन नॉट कंट्रोल देम। ठीक है, कंप्लीटली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इन फैक्टर्स। ये चेंज होंगे तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा ही। ठीक है, तो अगर हैज कंट्रोल, अगर ये बोलेंगे कि बिजनेस का कंट्रोल है, तो ये कहना गलत होगा। इसलिए बिजनेस हैज नो कंट्रोल ऑन दीज फैक्टर्स। मेमोरी ट्रिक क्या होगी, एनवायरमेंट सराउंड्स द बिजनेस, इट डज नॉट ओबे द बिजनेस। एनवायरमेंट, एक ये बिजनेस है, इसके आसपास सारा एनवायरमेंट होगा, लेकिन बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, सो वेन एवर यू सी कंट्रोल बाय बिजनेस, तो नो आएगा, नो। अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसका आंसर दो 5 सेकेंड्स में इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टेल मी कि आज की ये जो फर्स्ट एमसीक्यू क्लास थी, आपको कैसी लग रही है? आपको इसमें इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये सारा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। तो डैश ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज डन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में? इसमें से क्या होगा? मैनेजमेंट होगा, प्लानिंग होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन होगा? प्लानिंग तो हम कुछ स्पेसिफिक चीज का करते हैं, स्पेसिफिक चीज का प्लानिंग कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन तो सब में होता है, सारी चीजों में होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? मैनेजमेंट ही आएगा सबसे पहला। ये सारी की प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, ये किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज डन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेज कर रहे हैं ना बिजनेस को। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो यही बिजनेस एनवायरनमेंट को, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें होती ही हैं, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारी चीजें भी आ गई। ये सब एक्सटर्नल हो गई और ये सब इंटरनल है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस एवरी मैनेजरियल डिसीजन। जैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करनी है, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन सी चल रही है उस टाइम पे, कस्टमर नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करें। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज कैरीड आउट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी ट्रिक क्या होगी? मैनेजमेंट इज इक्वल टू कंप्लीट प्रोसेस, ये लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। प्लानिंग में डिसाइडिंग व्हाट टू डू, कोऑर्डिनेशन में इंश्योरिंग से सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करें। मैनेजमेंट में ये सब आ जाता है, ये तो याद होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। तो देयरफॉर, ठीक है, ओवरऑल कंडक्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ही आंसर आएगा इसका हमेशा। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 5। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा? 5 seconds you have. You have 5 seconds, you should answer the question. You can answer the question. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या स्टडी नहीं किया जाता? नेशनल इनकम, कल्चरल कस्टम, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फंक्शन, क्या नहीं करते स्टडी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फंक्शन बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है, देखते हैं क्यों। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्टडी होती है, पहली बात तो ये, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजन को। डज नॉट डील विद इंटरनल मैनेजरियल फंक्शन। समझ में आया? इंटरनल से डील नहीं करता, एक्सटर्नल फैक्टर से ही डील करता है। ये याद करने वाली लाइन है ये। तो स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आ गया? इकोनॉमिक फैक्टर, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन में क्या था कि क्या नहीं स्टडी करता बिजनेस एनवायरनमेंट? नेशनल इनकम करता है, कल्चरल कस्टम करता है, बिजनेस फंक्शन इंटरनल चीज हो गई, इसलिए ये स्टडी नहीं करता बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए ये सी आंसर था। पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल आ गए, टेक्नोलॉजिकल आ गए, इंटरनेशनल आ गए। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ये इंटरनल एक्टिविटी होती है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो
इसमें ये चीजें कहाँ पढ़ी जाती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अभी तक क्लास अच्छी लग रही है आपको तो कमेंट में जरूर बताइए और थम्स अप मुझे देना कि आपको एमसीक्यू की क्लास कैसी लगी। ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं और भी एमसीक्यू की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी क्लासेस में लेके आऊंगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर ऑफ यूजीसी नेट पेपर, बोथ पेपर 1 ऑल्सो 2 ऑल्सो। अभी तो हमारा पेपर 2 चल रहा है, ठीक है। पेपर 2 का एनवायरमेंट चल रहा है, एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट जो टॉपिक है वो चल रहा है। सेवेंथ आंसर करिए, इसका क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? आंसर करते करते टॉप कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। टॉप कॉमर्स क्लास सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, राइट, सब्सक्राइब करिए। ओके। हाँ, फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस जनरली डिपेंड ऑन विच एनवायरमेंट? बताना। सोशल, नेचुरल, ह्यूमन, फिजिकल। फैक्टर्स और एलिमेंट्स। सोशल, ठीक है। एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो सोशल आ गया, ठीक है। देखते हैं। बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। ह्यूमन बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में। ह्यूमन वांट्स किस में होती है? शेप्ड बाय द सोसाइटी। अब आप बोल सकते हो कि इसमें नेचुरल आंसर क्यों नहीं आया? एनवायरमेंट की बात तो नेचुरल, लेकिन हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि ओनली एनवायरमेंट की। अगर हम खाली एनवायरमेंट की बात करते तो नेचुरल आता है इसका आंसर, ठीक है। पर हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो सोशल ही आएगा, सोसाइटी, बिकॉज इट इज रिफरिंग टू द सोसाइटी जिसमें ह्यूमन आ गए, इसलिए इसका आंसर ह्यूमन भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं। देयरफॉर सोशल एनवायरमेंट इज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, इसलिए इसका आंसर सोशल है। तो सोशल एनवायरमेंट में क्या आ गया? कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, पॉपुलेशन, कस्टमर के प्रेफरेंस। ये फैक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं? क्या प्रोड्यूस करना है? जो डिमांड चल रही है वो प्रोड्यूस करना है। कैसे प्रोड्यूस करना है? मतलब लेबर से काम करवाना है या मशीन लगानी है? कैसे प्रोड्यूस करना है? चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर। बिजनेस एथिक्स क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की? ठीक है। सिंस बिजनेस एक्टिविटीज आर लार्जली ड्रिवन बाय सोसाइटी, तो इसलिए सोशल एनवायरमेंट इज द सही जवाब है इसका, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? आए क्या, पढ़े क्या नेक्स्ट पे? नेक्स्ट सवाल का जवाब। तब तक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी। मैंने सीएसआर पे भी एक सीएसआर मेरे शॉर्ट्स भी आप देखा करिए, उसमें मैं मतलब छोटे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स पे शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ, तो वो इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने रिसेंटली सीएसआर का मीनिंग उस पे शॉर्ट्स बनाया है, और सीएसआर का कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है वो, ठीक है। हाँ बताओ। डैश इज एन आर फीचर ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऐसे फीचर होते हैं जो माइक्रो एनवायरमेंट में आते हैं? लीगल आते हैं, सोशल आते हैं, इकोनॉमिक आते हैं, कस्टमर आते हैं। माइक्रो की बात चल रही है। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आता है कॉन्सेप्ट। सर जवाब है कस्टमर्स, क्योंकि लीगल फैक्टर्स मैक्रो में आते हैं, सोशल फैक्टर्स मैक्रो में आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मैक्रो में आते हैं। कस्टमर्स बिजनेस के लिए माइक्रो हुआ, ठीक है। देखते हैं क्यों। माइक्रो इन्वायरमेंट किस में क्या आता है? क्लोज टू द बिजनेस। अब इसमें कस्टमर ये मत बोलना कि बहुत सारे कस्टमर है तो वो माइक्रो क्यों हुए। कस्टमर के जो बिजनेस के क्लोज है वो हो गए माइक्रो फैक्टर्स, जो बिजनेस के क्लोज नहीं है वो हो गए मैक्रो। डायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स डे टू डे ऑपरेशन, कस्टमर करते हैं ना डायरेक्टली अफेक्ट। तो कंपनीज के लिए कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट क्या क्या आता है, इसको लिख लेना, से याद कर लेना। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब एजेंट्स, एग्जाम्पल है शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, पब्लिक। पब्लिक मतलब जो प्रोडक्ट खरीदती है, और या फिर जो टारगेट पब्लिक होती है वो भी टारगेट पब्लिक। तो इसमें कस्टमर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना कस्टमर की कोई बिजनेस चलेगा क्या?
तो इसलिए तो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, मार्केट स्ट्रेटजी, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब चीजें इफेक्ट करते हैं कस्टमर। इसलिए ये सही जवाब है। कोई डाउट है इसमें क्या आपको? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड सजेशंस आल्सो, suggestions in the comment section. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आई एम गिविंग यू 3 seconds, 4 ले लो, 4 seconds। तो 1 2 3 4। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज हुआ, इनकम हुआ, जेंडर हुआ, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? पता ना। हाउस होल्ड पैटर्न्स, डेमोग्राफिक्स सुना होगा ये कहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एज इनकम कहाँ से आ गया, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट, तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक्स होते हैं। देखते हैं क्यों होते हैं। सही जवाब है अपना डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं ये। जैसे कि एज हुआ, जेंडर, इनकम, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन का साइज क्या है। ठीक है, किसी स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, किसी में कम होती है, फैमिली साइज, बर्थ रेट, डेथ रेट, अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो बिजनेस में ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए क्या करता है? अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट उनके हिसाब से डिजाइन करता है। जैसे जो रूरल लोग है, रूरल जनता, उनको अगर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी दे देंगे तो वो यूज शायद ना कर पाए उस तरीके से, जबकि अर्बन के लिए हम टेक्नो वाली चीजें लेके आ सकते हैं, टेक वाली चीजें लेके ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जस्ट। प्राइस कितनी क्या होगी प्रोडक्ट, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल क्या होंगे, रूरल के अलग होंगे, अर्बन के अलग होंगे, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के अलग होंगे, जहाँ कम है वहां के अलग होंगे। फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड, इसलिए एज, इनकम, जेंडर इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये है, बताइए इसका जवाब 5.5 सेकेंड्स में। 5.5 सेकेंड हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो भी पढ़ा था ना। डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक क्या थे? ये मैक्रो थे। आई थिंक ये होना चाहिए इसका आंसर। सही है। ये अभी पढ़े थे ना, सोशल इकोनॉमिक, ये तो मैक्रो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब वही मार्केट इंटरमीडियरीज बोल सकते हैं, तो ये माइक्रो फैक्टर्स होते हैं। क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ा था, डायरेक्टली इफेक्ट्स डे टू डे ऑपरेशंस, तो क्या होगा? कस्टमर, सप्लायर, ये वो, मार्केट इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स। तो ये इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, मतलब मैंने बोला ना मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई होप क्लास लगी होगी तो थम्स अप करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने सारे यूजीसी और नॉन यूजीसी फ्रेंड्स के साथ भी, सबके साथ शेयर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 3.5 सेकेंड्स में आंसर दो। Globalization is an example of which micro environment factor? Sorry, macro environment factor. ग्लोबलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है ये पूछ रहे, बताओ। टेक्नोलॉजिकल का है क्या, पॉलिटिकल का है, सोशल का है, कि इकोनॉमिक का है? तो इकोनॉमिक फैक्टर का एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल में नहीं आ सकता, पॉलिटिकल में कोई सवाल ही नहीं होता, सोशल में नहीं आ सकता क्योंकि सोसाइटी की बात करते हैं। तो किस में आ गया? इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही आएगा। क्यों आएगा देख लेते हैं।
refers to process of integrating economies of different countries. ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो पता है ना कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग, मतलब एक अलग अलग कंट्रीज अलग अलग और कंट्रीज में बिजनेस करती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज बिजनेस कर रही हैं अपना आके, इंडिया बहुत सारे अलग कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस कर रही है। तो कैसा फ्री फ्लो ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, लेबर टू सम एक्सटेंट, ठीक है। आजकल लेबर की वर्क फ्रॉम होम ही चलता है तो लेबर की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में ग्लोबलाइजेशन इज प्राइमरी, प्राइमरी किसका पार्ट होता है, इकोनॉमिक फैक्टर का पार्ट होता है। डायरेक्टली इफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एमएनसी, ठीक है, इसमें इसके अंदर आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट जवाब of this question. Is there any doubt? You can ask in the comment section anytime. Next question is in front of your screen. You can answer the question in how many seconds will you answer this question? क्या क्वेश्चन है? Which of the following is not? ये not ये ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि हमको एग्जाम में होती है एंग्जाइटी। शायद इसकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, आई डोंट नो। मतलब एग्जाम का प्रेशर होता है बहुत, प्रेशर में हम लोग ये शब्द ही पढ़ना भूल जाते हैं। नॉट का नॉट भी लिखा था की वजह से गलत मार्क करके आती हूँ। पूछा नॉट एन एनवायरमेंट फोर्स दैट मस्ट बी मॉनिटर बाय मार्केटर्स। हाँ, ऐसा कौन सा एनवायरमेंट फोर्स है, नहीं है, ऐसा कौन सा एनवायरमेंट फोर्स नहीं है जो मार्केटर्स मॉनिटर करते हैं? बताना क्या है? डेमोग्राफिक तो करते हैं ना, नेचुरल। देखो जरा, मेगा ट्रेंड्स, ठीक है, देखते हैं क्यों। हमें बोलोगे ट्रेंड तो स्टडी करना ही पड़ता है, देखते हैं क्यों। तो मार्केटिंग में क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या क्या स्टडी करता है, मार्केटर्स जो है वो क्या क्या स्टडी करते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस को स्टडी करते हैं। जिसमें डेमोग्राफिक आ गया, पॉपुलेशन, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। इकोनॉमिक में क्या आ गया, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में। नेचुरल में आ गया रिसोर्सेस, क्लाइमेट क्या, किस उस जो क्लाइमेट है किसी पर्टिकुलर स्टेट का उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट बेचोगे ना, ठीक है। जहाँ गर्मी पड़ रही है वहां पे स्वेटर थोड़ी बेचोगे। टेक्नोलॉजिकल में इनोवेशन, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन। पॉलिटिकल में आ गया लॉ, रेगुलेशन, गवर्नमेंट। सोशल में आ गया वैल्यूज, बिलीफ, लाइफस्टाइल। तो ये सारे फैक्टर कौन से हो गए, माइक्रो वो मैक्रो। तो इसमें क्या है, द स्टैंडर्ड एनवायरमेंट फोर्सेस मार्केट कंटिन्यूसली मॉनिटर। मेगा ट्रेंड्स कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है किसी में, आपको दिखा यहाँ पे मेगा ट्रेंड्स लिखा हुआ कहीं, मेगा ट्रेंड्स शब्द कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही टॉपिक टाइप हो गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉट जनरली क्लासिफाइड एज एनी कैटेगरी इन द यूजीसी नेट, ठीक है, इसको कैटेगरी नहीं मानते। मेगा ट्रेंड्स को ये बोल सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। इनोवेशन हो गया, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, इन सब का पार्ट, टेक्नोलॉजी का पार्ट हो सकता है ये, और लाइफस्टाइल का भी पार्ट हो सकता है। इसलिए इसको अलग से कुछ मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। मेगा ट्रेंड्स इज द ऑप्शन, नॉट अ स्टैंडर्ड एनवायरमेंट फोर्स, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए क्या होगा इसका आंसर। मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ऑन द नेम टॉप कॉमर्स क्लासेस, राइट। वहां पे मैं रील्स डालती हूँ जो आपके काम की है, वहां पे आप मुझे फॉलो करिए। हाँ, तो डैश आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। कौन से मैक्रो एनवायरमेंट के फीचर्स हैं बताओ, अभी पढ़ा था, अभी याद रखना। अभी इंटरमीडिएट किस में आ रहा था, क्लोजेस्ट टू द बिजनेस, ठीक है, माइक्रो। कस्टमर किस में आ रहा था, क्लोजेस्ट टू द बिजनेस। कॉम्पिटिटर्स, क्लोजेस्ट टू द बिजनेस। लीगल फ्रेमवर्क, मैक्रो फैक्टर हुआ, एक्सटर्नल हो गया। समझ में आया क्या आपको, आप हो रहा है क्लियर, ठीक है। सही जवाब क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, सही जवाब। इसके लिए आपको मिलते हैं मेरी दुआएं कि आप एग्जाम में पास हो जाए।
मैक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें सारे आ गए। लीगल एनवायरमेंट में क्या आ गया? बिजनेस लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज, एनवायरमेंट, जो भी बिजनेस से रिलेटेड लॉज है ना, वो सब आ गए इस लीगल फ्रेमवर्क, कंपटीशन लॉ, फलाना ढिमका सब। तो ये मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मजा आया? क्या आपको मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉट का ध्यान रखना इधर। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ ही जाए दिसंबर में, कुछ कहीं से भी दे सकते हैं ना क्वेश्चन में, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस? बताओ, अभी तो पढ़ा था। कौन सा नहीं है नॉट? मतलब बाकी तीन होंगे ना। तो सप्लायर्स माइक्रो में आएगा, कंपटीशन भी, ट्रेड पॉलिसी नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक तो हमने पढ़ा था, पब्लिक माइक्रो में आता है। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी एक्सटर्नल में आएगा, एक्सटर्नल मतलब मैक्रो। एक्सटर्नल जहां भी वर्ड आ गया मतलब मैक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रो में क्लोजेस्ट टू द बिजनेस, अगेन द सेम लाइन, डे टू डे ऑपरेशन, सेम लाइन, इसलिए बार बार लिखी लाइन की याद हो जाए। इसमें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीशन, कंपटीटर्स, मार्केट, सब चीजें आ गई, अभी पढ़ी थी, अभी। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट चलाती है ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या हो गई? एक्सटर्नल अगेन। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, टैरिफ क्या होना चाहिए, कोटा, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब ट्रेड पॉलिसी में आता है। तो ये क्या हो गया? मैक्रो एनवायरमेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसी बात पे। अगला सवाल देखते हैं। 15वां सवाल है ये आपकी, 15 सवाल हम, 14 सवाल हम कर चुके हैं, डन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो यू कैन, एज आई सेड, कमेंट। टेलीग्राम मेरे पेज को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फॉर द नोट्स। और इस पीडीएफ के भी नोट्स चाहिए तो वो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं अपने टेलीग्राम पेज पे ये दे दूंगी। ठीक। एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? बताना आंसर इसका। क्या आता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में? जनरल एंड टास्क एनवायरमेंट, टास्क एनवायरमेंट एंड कल्चर, ग्लोबल एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, एनहांसेस वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल। ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, सी होना चाहिए, देख लेते हैं क्या है। ए है। जनरल एंड टास्क एनवायरमेंट, देखते हैं क्यों है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बट लेकिन आउटसाइड होते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकता बिजनेस। तो किसमें ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, एक होता है जनरल एनवायरमेंट और दूसरा होता है टास्क एनवायरमेंट। देखो, जनरल एनवायरमेंट को मैक्रो बोलते हैं, ये लिख लो अपनी कॉपी में। मैक क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मैं हर बार थोड़ी मैक्रो लिखेंगे, वो जनरल भी लिख सकते हैं। पता होना चाहिए कि मैक्रो को जनरल बोलते हैं और टास्क को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। समझ में आया क्या मेरा पॉइंट आपको? हर बार माइक्रो मैक्रो नहीं देंगे, एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो जनरल एनवायरमेंट मैक्रो हुआ और टास्क हुआ माइक्रो। टास्क मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब माइक्रो। तो जनरल एनवायरमेंट में सारे बिजनेस आ गए। इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब सारे बिजनेस नहीं आ गए, सारे फैक्टर्स आ गए जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक आ गया, पॉलिटिकल लीगल आ गया, सोशल आ गया, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, ग्लोबल, जिसपे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल है या नहीं है? नहीं है। ठीक। अब माइक्रो की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं टास्क एनवायरमेंट। तो इसमें क्या आता है? डे टू डे ऑपरेशन, जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, यस, कंट्रोल कर सकता है। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या आता है? जनरल एंड टास्क इज कंपोज्ड ऑफ जनरल एंड टास्क बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन।
नेक्स्ट सवाल का जवाब देना 2 सेकंड में। नॉट आ गया फिर से। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, फॉर्म नहीं है? बिजनेस एनवायरनमेंट का फॉर्म कौन सा नहीं है? पार्टनरशिप होता है क्या? आई थिंक देखते हैं इसका आंसर। एम्प्लॉयज नहीं हो, ठीक है। मतलब कैसे कैसे बिजनेस होता है एनवायरमेंट में? पार्टनरशिप के बिजनेस होता है, मोनोपोली ट्रेड होता है, जॉइंट कैपिटल कंपनी भी होती है। एम्प्लॉयज तो इस इन सबका मतलब एम्प्लॉयज तो इन सब के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जॉइंट कंपनी एक जॉइंट कंपनी होती है, मोनोपोली ट्रेड एक बिजनेस का फॉर्म होता है। पर एम्प्लॉयज किसी में नहीं आता, एम्प्लॉयज कोई फॉर्म नहीं होता बिजनेस का। एम्प्लॉयज तो इंटरनल पार्ट होते हैं बिजनेस के। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयज। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमको किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चीजों को, ठीक है। यूजीसी नेट जो बोल रहा है वही सही है। समझ में आया ये? आगे बढ़ेंगे हम लोग 17वें सवाल पे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्क्रिप्टिव होता है और क्या होता है? नन ऑफ दिस होता है। नन, डिस्क्रिप्टिव एंड नन। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा, करके मत आना, टिक। तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट क्लास देखो जाके, तो मैंने बताया था। सही जवाब क्या है? कॉम्प्लेक्स ही है। मैंने बोला था कि इट इज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। अगेन वो ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल बोथ फैक्टर्स, जो कि बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। दोनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि जो चीज कंटिन्यूसली बदल रही है उसके हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। चेंज, एक फैक्टर चेंज होगा तो और भी अदर फैक्टर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो मैनेजर को एनालाइज करना पड़ता है बहुत सारी चीजें एक साथ, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, रिस्क होती है इसमें बहुत बड़ी। हो सकता है डिसीजन उस टाइम पे सही ना निकले, इसलिए कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक आप पहुंच ही गए हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को। इट्स फ्री, यू नो, यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर फ्री। दीज क्लासेस आर ऑल्सो फ्री, so you can subscribe, like the video, follow me for more, follow my telegram channel, join my telegram channel। हाँ, नेक्स्ट सवाल का जवाब दो 4 सेकंड में। If you have any doubt in any question, you can ask me in the comment section. I'll try to solve your doubts. Dashes are the main features of business environment। कौन से होते हैं? सी है क्या आंसर? सी दिया है आपने? सी दिया है जिसने, वो सही है। बोथ ही होते हैं, सो कैंसिल नहीं करना। मतलब बोथ ही होते हैं ये बोलते हैं। क्यों होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जिसमें एक डायनेमिक होता है, मतलब मूविंग। अब देखो डायनेमिक वर्ड नहीं देंगे, वो डायनेमिक की जगह मूविंग दे दिया होगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक नहीं होता, मतलब एक जगह रुकता नहीं है। क्यों? टेक्नोलॉजी बदल गई, गवर्नमेंट बदल गई, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो गई, मंदी आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, कस्टमर के प्रेफरेंस ही बदल गए, ठीक है। ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया या कम हो गया, ये सारे डायनामिक और हो गए। इसलिए रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई आ गया। एआई तो अब बहुत हर जगह है। तो इससे बिजनेस के तरीके भी बदल नहीं पड़ते हैं बिजनेस पर्सन को। एग्जाम्पल दिया है मैंने। अनसर्टेनिटी में क्या आ गया कि फ्यूचर हम नहीं, हमको नहीं पता, कल कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए। कोविड का किसी को पता था? लेकिन आ गया, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे अच्छे चल भी गए। तो वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। तो अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, न्यू गवर्नमेंट, ग्लोबल पेंडेमिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जैसे वो टैरिफ टैरिफ बढ़ा दिया था ना उन्होंने, ट्रम्प भाई साहब ने, ठीक है। मैनेजर मस्ट टेक डिसीजन जब
इवन व्हेन द फ्यूचर इज, लेकिन मैनेजर के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें डिसीजन लेना ही पड़ता है, भले ही फ्यूचर उन्हें पता नहीं है। इसलिए बोथ इज द राइट आंसर। बोथ, बोथ मूविंग ऑल्सो, मूविंग का मतलब डायनेमिक हो गया, एंड अनसर्टेन ऑल्सो, अनसर्टेन का मतलब हो गया रिस्क। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो मैं 3 क्लासेस जो हैं एनवायरमेंट की, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो जो 3 क्लासेस पढ़ाई हैं उसके बेस पर ही एमसीक्यूज है कहीं ना कहीं, सो यू शुड टेक दोस क्लासेस फर्स्ट, एंड आई विल ब्रिंग मोर क्लासेस। रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट इज, बताओ। बोथ है, ठीक है, जिसने बोथ दिया अच्छा किया। जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का रिजल्ट हुआ है वो दोनों ही तरफ से हुआ है ना, ई कॉमर्स भी, ई बैंकिंग भी। देख लेते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता क्या है। इसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई, इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस। तो टेक्नोलॉजिकल में भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है ई कॉमर्स। इसमें क्या आता है, ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहां से आप चीजें परचेज करते हो ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। जैसे इसमें बेनिफिट क्या होते हैं ई कॉमर्स के, 24 घंटे यू कैन लाइक पुट योर ऑर्डर एट 2 AM ऑल्सो, है ना, 3 AM ऑल्सो, जब नींद खुल जाए तब ऑर्डर कर दिया। वाइडर मार्केट रीच होती है, पूरा इंडिया कवर कर सकता है। लोअर ऑपरेटिंग इन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कम होती है, फास्ट इनके ट्रांजेक्शन होते हैं। ई बैंकिंग का क्या मतलब हुआ, ई कॉमर्स अलग है, ई बैंकिंग अलग। ई बैंकिंग मतलब आपकी बैंक आपके फोन में या आपके इंटरनेट पे, लैपटॉप स्क्रीन पे खुल रही है। तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल आ गया, यूपीआई आ गया, एनईएफटी, ऐसा आपने किया होगा एक ना एक बार, यूपीआई तो करते ही होगे रोज। इसके बेनिफिट क्या होगा, एनी टाइम बैंकिंग, कहीं पर भी यू कैन एक्सेस योर बैंक। फंड ट्रांसफर जल्दी हो जाते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो जाता है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसलिए बोथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। यहाँ तक अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो आप कमेंट में बताइए, थम्स अप करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। और ऐसे ही मोर आगे भी क्लासेस आती रहेंगी, अगर आपको और ऐसी क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो अब आ रहा है लास्ट सवाल आज की क्लास का। आज मैं 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू मैंने करवाए आज आपको। बताइए आपको कैसी लगी क्लास। इन द आई एम सजेस्ट करिए, ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सजेशंस। तो पढ़े लास्ट क्वेश्चन, नॉट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स, पहले ही दिमाग में डाल दिया अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट। फॉल्स कौन सा है, मतलब 3 ट्रू हो। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, पता है ना, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब 3 तो गलत ही होंगे ऑप्शन ये पहले से। तो इट अफेक्ट्स द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरमेंट ऑलवेज चेंजेस, ये तो सही बात है। ऑपरेशन affects the operation of business, businessman has complete control over the business। बताओ, ये सही होगा, ये सही होगा, आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। बिजनेसमैन के पास कभी भी कंप्लीट कंट्रोल होता ही नहीं है बिजनेस के ऊपर। अभी तो हमने पढ़ा था कि देर इज नो कंट्रोल, जब नो पढ़ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो गया कंप्लीट। ये बोलते हैं कि हाँ लेस, लेस तो भी चल जाता, इन बोल रहे कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया, सही हो गया मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। बिजनेस एनवायरमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस में, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये बार बार आ रहा है ना, बार बार दिमाग में रहेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट और रिस्पॉन्ड टू दीज फैक्टर्स, इट कैन नॉट कंट्रोल देम। या तो अडॉप्ट कर लो उसके हिसाब से, या फिर रिस्पॉन्ड करो, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसे कि कंपनी कंट्रोल, गवर्नमेंट पॉलिसी को कभी कोई कंट्रोल कर पाया है, इन्फ्लेशन, रिसेशन को नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी तो अपने आप चेंज होगी, कस्टमर के प्रेफरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल, रियली। ठीक है, इसलिए हैज, ये गलत हो गया, फॉल्स। तो ऑप्शन डी को टिक करें, क्योंकि
नॉट पूछा था इसलिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के 20 जो है एमसीक्यूज आज हमने किए। दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ एमसीक्यू, क्लास 1 थी ये। मैंने बहुत एंजॉय किया इस क्लास को पढ़ा के। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा इसको, आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। एक एमसीक्यू से बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं आगे और भी ये क्लासेस लेके आने वाली हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करके और शेयर करके, मैक्सिमम शेयर करके। एंड यू कैन join my Telegram and Instagram. I have given the links below, Insta also. And you can tell me your feedback. How was the class? So thank you so much. I am Mayuri Joshi and take care of you. Thank you.